साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेलीविजन का जमाना हो या फिर बॉलीवुड, जिनका एक्टिंग और परफॉर्मेंस हमेशा रहता है सुपर हिट। सो टुडे वी हैव रोहित। How sweet. Thank you for having me. थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आयरा। बहुत अभी बहुत शुक्रिया। ट्रेलर देखा, काफी जी अलग है, काफी जी। अच्छा है, काफी यूनिक है और काफी थैंक यू। सस्पेंस भी है। जी पहली बात तो जो मूवी का टाइटल है आयरा, उसका मतलब हम जानना चाहेंगे क्योंकि काफी यूनिक है ये जी। टाइटल। देखिए, फिल्म एआई के बारे में है। एआई का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है एक इंसान को क्लोन करने में। मान लीजिए कल को आपके कोई मित्र या संबंधी या आपके माता पिता नहीं रहते हैं, तो आप उनकी आवाज़, उनकी शक्ल क्लोन करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपके पास रहें, जैसे बात करते हैं वैसे बात करते रहें। आयरा इज़ अ मिरर इमेज ऑफ माई कैरेक्टर नेम हरी। हरी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो उसका होगा मतलब ओके आयरा। आयरा। हरी सिंह जो मेरा किरदार है वो इस एआई का क्रिएटर है। उसने एक ऐप बनाया है जिसका इस्तेमाल से आपकी जो लव वंस हैं वो आपके साथ हमेशा रहें। ऑफ कोर्स आप उन्हें छू नहीं पाएंगे क्योंकि फिजिकली वो रहेंगे नहीं, लेकिन एक अपैरेशन की तरह वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आयरा के इस्तेमाल से जो हानि हो सकती है वो आपने फिल्म के ट्रेलर में देखी है और फिल्म उसके बारे इवन जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, जब में। आपके जी। जो लव वन रहते हैं, अगर वो नहीं रहते इस नहीं दुनिया रहते में, तो थे। हम उन्हें मतलब डिजिटली इमेजिन डिजिटली कर देखते थे, सकते हैं। मतलब ये हैं सामने खड़े हैं, जैसे मान लो ये हैं कि नहीं मालूम नहीं है। यस। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। आपने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूंगा दुनिया के लिए और आपने बना तो दिया ऐप, लेकिन कभी कभी आगे चल के उसे कैसे मिसयूज करते हैं लोग और उससे क्या हानि होती है, वो इस फिल्म का इंट्रीग फैक्टर है। और ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये पूरा निचोड़ जो है आखिरी 5 मिनट में है। तो मैं चाहता हूं कि लोग जाके देखें और समझ में आए कि हरी का आयरा क्यों है। इवन जो ये कॉन्सेप्ट है ये काफी अलग है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि अब तक आई एआई पे बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन इनफैक्ट उसमें इंडिया में तो एक भी फिल्म अभी तक एआई पे नहीं बनी है। पहली फिल्म बन रही है आयरा, आई थिंक, जो इंडिया में एआई के साथ इतना डीपली मतलब कहानी ही एआई के बारे में। इंटरनेशनली ऑफ कोर्स बहुत पिक्चरें बनी हैं, बहुत बातें भी हो रही हैं एआई के बारे में। इंडिया में टाइमिंग बहुत सही है कि अभी चर्चा में आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत और हमारी ज्यादा। पिक्चर रिलीज हो रही है। इवन चर्चे में जितना आ रहा है उतना उसके डिसएडवांटेज भी दिखाई दे रहे हैं। डिसएडवांटेज दिख रहा है बहुत मुझे। ज्यादा हाँ, ये वही दिख रहा है ज्यादा। एडवांटेजेस तो जो हैं वो हैं ही, लोगों को पता ही है, लेकिन धीरे धीरे करके कोई ना कोई स्कैम में इस्तेमाल हो रहा है एआई। वॉइस क्लोनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, ये डीपफेक वगैरह तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल करके लोग ये सब कर रहे हैं। और कहना बहुत मुश्किल है कि ये किस हद तक लोग जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो इसलिए हमने फिल्म में भी ये कहा है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बहुत हानि हो सकती है, नॉट जस्ट टू अ स्टेट और अ सिटी और अ कंट्री बट टू द वर्ल्ड इन जनरल। इवन बात करें तो पर्सनल लाइफ में लोगों जी को ऑफ काफी कोर्स। डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि अभी एक दिल्ली मेट्रो का वीडियो वायरल हुआ था जी। जिसमें ट्रेन में दो लड़कियां नाच रही, बाद में उसमें पता चला कि वो भी वो एक हाँ, एआई वो के कि वो थ्रू उधर किया हुआ ही गया। नहीं था। हाँ, वो उधर परसों हुआ ही नहीं पेपर था। में आया था कि एक बेटे की आवाज़ क्लोन करके उसके पिताजी को रैंसम नोट भेजा था और उसके बाद बच्चे को मार दिया गया। लेकिन वो बच्चे को पहले से ही मार दिया था। वो आवाज़ क्लोन करके एआई के इस्तेमाल से उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया था। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़, जैसे लोग अब कहते हैं कि अरे आप आईपैड पे खेल रहे हैं, तो आईपैड बनाया तो कुछ अच्छा सोच के बनाया था, लेकिन आजकल के बच्चे बाहर ही नहीं जाते हैं, न बाहर जाते हैं, न अच्छा खुले वातावरण में खेलते हैं, न प्लेग्राउंड में जाते हैं, अपने कमरे में आईपैड पे खेल रहे हैं। तो अब ये आप कह सकते हैं कि आईपैड नेगेटिवली यूज़ हो रहा है। बट कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं, जब आप निर्माण होता है उसका, जब साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, तो वो लोग अच्छा सोच के ही करते होंगे। अब हर किसी को तो एटम बॉम्ब नहीं बनाना है। एटम बॉम्ब भी अगर उन्होंने, ओपेनहाइमर ने सोचा होगा कि मैं इसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल करूं, अब इस्तेमाल गलत वो चीज़ों सेफ्टी में के लिए हो। बनाया था, लेकिन जिस अब चीज़ों से, हाँ, जिस misuse चीज़ों कर से रहे यूज़ किया वो मिसयूज़ हो गया ना। हैं। Yes। तो जिसका ये है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा तो उसका करेक्ट, कहीं ना कहीं negative नेगेटिव। impact भी रहेगा। एक सिक्का है, दो पहलू हमेशा रहेंगे। यस। अगर बात करें आपके कैरेक्टर की, तो पहले एज अ ह्यूमन नेचर जैसा एक्ट करना, फिर एआई जैसा एक्ट करना, काफी आपको बैलेंस करने में मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं इंसान ही हूँ फिल्म के अंदर, कैसा इंसान हूँ वो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि हम एक्टर्स लोग इंटरव्यू देते देखते कुछ हिंट ड्रॉप कर देते हैं और उसमें मिट्टी पलीद हो जाती है। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि पिक्चर में जो एआई वीएफएक्स द्वारा तैयार किया है वो काबिल तारीफ़ है। किसी भी इंडियन फिल्म में आपने इस स्तर का वीएफएक्स नहीं देखा होगा।
और हालांकि इतनी कोई बड़ी फिल्म है नहीं है, लेकिन जिस किस्म का पैसा, जिस किस्म का वक्त वीएफएक्स को दिया गया है, वो आई डोंट थिंक आपने किसी भी और हिंदी फिल्म में देखा होगा। और मैं बड़ी बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। इवन आपकी एक्टिंग भी काफी लाजवाब है। थैंक यू, थैंक यू। ये होते होते हो जाता है। मेरा मानना है कि पहले जब मैं पहले 10 साल टेलीविज़न पे काम करता था, तब मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि जो भी करता था वो चल जाता था। और एक चीज़ जब चल जाती है ना, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगता है। जब चीज़ें नहीं चलती हैं, तब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं। हो जाते हैं। नहीं, मैं निराश तो कभी नहीं हुआ। जब चीज़ें नहीं चलती हैं, तो आप अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं कि अगर ये जब चल रही थी तो इसका श्रेय तुम ले रहे थे, अब नहीं चल रही है तो इसका भी श्रेय तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, अगर आयरा नहीं चलती है तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पिक्चर का सेंट्रल कैरेक्टर मैं हूँ। और अगर चल जाती है तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर मैं हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं, अगेन सिक्का है, दो पहलू हैं। मेहनत करते रहो, अपने आप को बेहतर करते रहो, और यही है मंत्रा लाइफ का। इवन अगर मेहनत की बात करें तो आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। ये तो लगा रहता हूँ मैं बहुत मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि जब लोग आप जैसे लोग नए लोग, आप शायद स्वाभिमान को अब 30 साल होने, आप तो पता नहीं आप पैदा हुई थी कि नहीं। 2025 में 30 साल हो देखो, तो 30 साल हो जाएंगे, तो जब आप जैसे लोग आके तारीफ करते हैं, छोटी तारीफ ही सही, लेकिन मज़ा आता है कि भाई हमने अपने आप को ऐसे रखा है कि आपको देख के खुशी हो। और हर इंसान को ये करना चाहिए, ना सिर्फ एक्टर और मॉडल। इवन ऐसा लगता है आप हर कैरेक्टर वाइज अपने आप को चेंज करते जी, हो, अपने जी, लुक को चेंज करते हो, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देखी आपका लुक काफी अलग बिल्कुल ही लग रहा अलग था, बिल्कुल अलग था। वो मैं चाहता था कि वो ऐसा लगे। फेस काफी अलग लग रहा था आपका, अभी सामने से देख रहे तो फेस काफी अलग लग रहा है। अब मैं ज़्यादा जवान हो गया हूँ, क्या करूँ मैं। इवन अगर फिटनेस के बाद बात करें फिल्म की, तो उसमें आप डांस भी करते हुए जी, नजर जी। आए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले से ही आपको करना ही था, मन था कि मैं करना है? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डांस हाँ जी, हाँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो मेरे साथ में महिला है, वो एक आला दर्जा की डांसर है। मतलब स्कारलेट विल्सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। वो कई हिंदी फिल्मों में गाने कर चुकी है। और जब मुझे पता चला, मैं जब पहले गया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा कि अंग्रेज़ी फिल्म है, इसमें कहाँ गाने वाने होंगे। शूटिंग करते करते मेरे डायरेक्टर ने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ 3-4 गाने भी डाल दें। ऐसे इस पिक्चर में गाने कैसे आ सकते? बोले आ सकते हैं। फिर उन्होंने वो गाने, हाँ बॉलीवुड है इवेंचुअली, वो हम सभी चाहते हैं कि इंडिया में लोग ये फिल्म देखें। तो मैं गया और पहले दिन उनके साथ शूटिंग थी, स्कारलेट के साथ। मैंने बोला ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। बोले करवा लेंगे आपसे। और वहाँ का जो कोरियोग्राफर था, उसने इतनी मेहनत कराई मुझसे, और मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि इंडिया में सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, तो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, पर ऐसा है नहीं। वो चाचा और बॉलरूम डांस करने के लिए आपको एक अलग ग्रेस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ के जो कोरियोग्राफर थे टिम, उसने बहुत मेहनत कराई। और इवेंचुअली अब जब मैंने गाना देखा, ट्रेलर लॉन्च के दिन पहली बार मैंने गाना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जब तो आपकी वाइफ के साइड से क्या रिएक्शन आया? मेरी वाइफ के साइड से रिएक्शन, देखो जब तक उसे बहुत अच्छी नहीं लगती है चीज़ ना, वो ज़्यादा कमेंट नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, 30 साल हो गए, उसे मैं स्वाभिमान में पसंद नहीं आया था। और मैंने उनको बोला कि पूरी कंट्री पागल हो गई है, कंट्री बोल रही है कि ऋषभ मल्होत्रा जैसा किरदार हमने लाइफ में देखा नहीं। बोले वो सब ठीक है, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। तो मानसी को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसे गाना अच्छा लगा और उसे मेरा किरदार भी अच्छा लगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, लेकिन वो ज़्यादा बोलती नहीं है। जिस दिन मैं कोई अच्छा काम कर लेता हूँ ना, जैसे मैंने हाल ही में दिल्ली में बाबा साहेब आम्बेडकर पे एक शो किया था, और वो शो वो देखने आई थी दिल्ली एक शो के लिए। मैंने 25 दिन में 50 शो किए थे। केजरीवाल साहब ने मेरे बारे में ट्वीट किया था कि तुम्हें देख के हमें वाकई लगा कि बाबा साहब स्टेज पे आ गए हैं। और मानसी ने आई थिंक 30 साल में वो एक बार, मुझे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, बोले कि तुमने ये कमाल का काम किया है। तो क्योंकि मैं 18 साल से लेके 82 तक मैं स्टेज में 3 घंटे में एज हुआ, और उस किस्म का परफॉर्मेंस किया मैंने, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी वो परफॉर्मेंस करके। झूठ क्यों बोलूँ, अच्छा काम करो तो उसमें भी मज़ा आना चाहिए, और बताना ही चाहिए सबको मैंने अच्छा काम किया। तो वो एक टाइम मानसी ने शायद मेरी तारीफ़ की, उससे ज़्यादा 30 साल से वेट ही कर रहा हूँ मैं। इवन ऐसा कह सकते हैं, जो अपने अच्छे, हमारा जो अच्छा चाहते हैं, वो जानबूझ के मुंह पे तारीफ नहीं हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने बेटर और बेटर करें और बेटर करें। इवन मेरा भाई भी ऐसा ही ऐसा ही, हाँ भाई, ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि सब जैसे मेरी माँ है, हर चीज़ में मेरी तारीफ करती है, हर चीज़। मैं बुरा भी करता हूँ, लगता है वाह वाह क्या काम किया है। इवन आज मैं ऐसा उसको बोलूंगी ना, उनको, मेरे भाई को, आज मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछ गए, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट। ऐसा हमेशा अच्छा है, करते रहना चाहिए।
अगर बात करें आपके बिहेवियर की, आपके वॉइस की, काफी अलग है। इसमें भी आपने कुछ मेहनत किया है या फिर ऐसे नेचुरली है? ये इसके बारे में कहानी बड़ी सिंपल है। जब स्वाभिमान कर रहा था, अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फ़ैन था, आज भी हूँ। यस। तो मेरी आवाज़ क्या थी मुझे याद ही नहीं है। उन्हें कॉपी कर करके अपने आप बेस आ गया मेरी आवाज़ में। आप अगर नोटिस भी करें तो एक घुट मेरा ये जो है शोल्डर भी झुक गया है उनको कॉपी कर करके। और ये भी बात मैंने कभी छुपाई नहीं। बहुत सारे मेरे शुभचिंतक कहते हैं कि भाई ये सब प्रेस में मत बताया करो, कैमरे पे मत बताया करो। ऐसा अब क्या फ़ायदा, अब तो जो हो गया था हो गया। और आवाज़ की जब तक है तो आवाज़ जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी आवाज़ किस रेंज तक जा सकती है। तो वो करते 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 एक थोड़ा सा कल्चर हो जाता है। और मुझे तो आवाज़ ऑडियो सीरीज़ करने में भी मज़ा आता है। लोगों के हॉलीवुड फिल्म्स भी डब कर लेता हूँ मैं, मज़ा आता है मेरे को। इसलिए वैसे कुछ मूवी में भी आप आ गए। हाँ देखिए, ऑडियो। ऑडियो वाले में। और अगर बात करें, कभी ट्राई किया है अमिताभ सर जी का किसी मूवी में आवाज डब करने का? कभी अभी आपको chance आशुतोष मिला? राणा जी मजाक करते थे मेरे साथ। मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं, मेरे बहुत ही करीब थे। स्वाभिमान में त्यागी का रोल किया था उन्होंने। और त्यागी और ऋषभ भैया तो ऐसी जोड़ी थी जो शायद मेरी और चन्ना की नहीं थी। और उनका मानना था, तभी मजाक करते थे मेरे साथ कि कभी अगर अमित जी की डबिंग करनी हो और अमित जी के डेट्स ना मिले तो तुम्हें भेज देंगे हम लोग, तुम जाके डब करके आ जाना। तो मजाक करते रहते थे। लेकिन वो अमिताभ बच्चन तो किसी और ही लेवल के इंसान हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ मैंने 5 साल कंटिन्यूसली बिताए, जब उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था हिंदी सिनेमा से। और वो 5 साल हमने उनके साथ बिताए क्योंकि वो स्वाभिमान का वक्त था, वो एग्जाइल में थे और रोज़ शाम को हम मिलते थे और सब जगह एक साथ जाते थे उस ज़माने में। तो खुशकिस्मती है कि मेरे आइडल को मैं इतने करीब से देख पाया। इवेंट शुरुआत ही अच्छे से हुई आपकी। जी जी। इनफैक्ट वो दोपहर को मेरा शो देखते थे और शाम को मुझे आके कहते थे कि यार तुम्हारा काम देखा, मैंने अच्छा काम किया है। तो मेरे लिए तो उसके बाद मुझे कभी किसी अवार्ड की लालसा नहीं रही, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन आपसे कुछ कह दे तो ख़त्म हो जाती है बात। हमें चाहिए रहती है, हमें शुरुआत में ही वो मिल बिल्कुल। जाए। तो हाँ, तो शायद उसके बाद ऐसा काम नहीं किया मैंने जो अमित जी को पसंद आया हो। इवन बात करें कि शुरुआती से आप सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, आप गुजराती मूवीज में भी काम कर चुके हैं, अलग अलग लैंग्वेज में काम कर जी चुके जी हैं। और आप बेसिकली गुजरात से हो। जी। तो अगर आप चाहते तो आप ऐसा सोच सकते थे, नहीं मैं सिर्फ गुजराती फिल्म से तक ही सीमित रहता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। लेकिन आप उससे हटकर सोचे, बोले कि नहीं मुझे बॉलीवुड में आना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। मुझे कभी भी लैंग्वेज की वजह से मेरे कोई सिलेक्शन को फ़र्क नहीं पड़ा है। जब पहली बार मुझे गुजराती फिल्म ऑफर हुई थी तब उससे जस्ट पहले काबिल रिलीज़ हुई थी और काबिल सुपर हिट हो गई थी। कई लोगों ने बोला कि इस वक्त गुजराती फिल्म मत करो। लेकिन मैंने कहानी सुनी, मैंने अपना किरदार सुना, मैंने बोला ये फिल्म नहीं करूँगा तो मैं बहुत बड़ा डफर होऊंगा। और देखिए, उस फिल्म के रिलीज़ के बाद मुझे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला उस फिल्म के लिए, जो हिंदी फिल्म के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो लैंग्वेज इज डेफिनेटली नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू आर्ट। एंड आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। मैंने बंगाली फिल्में की हैं, 6 बंगाली फिल्में की हैं, उसमें भी अलग अलग किरदार किए हैं। एक कन्नड़ फिल्म की मैंने हाल ही में। तो मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज की वजह से कोई आप काम हाँ या नहीं कर सकते, वो कोई सीमा है ही नहीं। तो जो मुझे जब उसके बाद कई सिमिलर फिल्में ऑफर हुई तो लेकिन मैंने एक भी नहीं की। अब जाके एक और गुजराती फिल्म की और एक और बंगाली फिल्म भी कर रहा हूँ। तो करते रहता हूँ मैं। अगर बात करें काबिल की, जी तो ऋतिक रोशन सर ने एक चीज़ कहा था, मैं एक इंटरव्यू में सुनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे 2 बेटे, अगर मेरे बच्चे बड़े होते एक बहुत लवली है। तो वो दोनों का रिलेशन जैसे आपका और रोनित सर का है, जी। सेम वैसा रहना चाहिए। तो इस पर ऋतिक आप क्या बहुत ऋतिक के बारे में बात करना शुरू करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। उससे बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान बहुत कम मिलता है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। उससे बेटर बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी खुद मुझे कहती थी कि ही इज़ सच अ नाइस फादर, बिकॉज वो अपने बच्चों के साथ चीज़ें करते भी हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान करते हैं ताकि बच्चों का मन लगा रहे। और अगर ऋतिक ने जब ये बात कही थी रोनित और मेरे बारे में, आई थिंक इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ 2 भाइयों के लिए हो ही नहीं सकती। क्योंकि ऋतिक ऐसी बातों में झूठ तो बोलता नहीं है। उसके साथ मेरी एक बहुत इन डेप्थ बातें होती है, उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उससे पूछा था कि क्या ज़रूरत क्या थी। ही सेड क्योंकि अगर आज मैं स्टैंड नहीं लेता हूँ तो कल हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे मेरे बारे में। उस जैसा करेक्ट आदमी आपको मिलेगा नहीं, उस जैसा को एक्टर आपको मिलेगा नहीं।
हम लोग एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे जो काबिल का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस था, और उसमें मेरे पास क्रैश मैट नहीं था। उसने वो शॉट नहीं होने दिया, बोला जब तक रोहित का क्रैश मैट नहीं आएगा मैं शॉट नहीं दूंगा, और रोहित तुम शॉट नहीं दोगे। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, यूजुअली हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ऋतिक की बात करूंगा तो करता ही रहूंगा, आगे आप बढ़ते एक हैं। बार शुरू हो गए तो खत्म नहीं हाँ हाँ, होंगे। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो 17 या 18 साल का था। हाँ, एक्टर वैक्टर कुछ भी नहीं था, असिस्टेंट भी नहीं था। हमारे कॉमन फ्रेंड थे सृष्टि बहल और गोल्डी बहल, उनके घर में पहली बार दिवाली के मौके पर मिला था, और तब से वो पूरी शाम हम लोग सब पत्ते खेल रहे थे, ये कर रहे, वो और मानसी बैठे गप मार रहे थे। बहुत शाय था तभी वो। इवन अगर बात करें आप शुरुआत 1994 टू 95 94, समथिंग किए 94 थे, 2006-7 तक आप टेलीविजन किए, लेकिन उसके बाद आप टेलीविजन से एकदम गायब से हो गए, काफी साल लगा उसके बारे में, या फिर आप मतलब उतने सेटिस्फाई नहीं थे कि जो मुझे अचीव करना है मुझे उधर तक ही जाना है, या फिर बॉलीवुड तक, या फिर नहीं, मैंने बॉलीवुड के लिए कभी टेलीविजन नहीं छोड़ा था। मैंने टेलीविजन पे काम कम इसलिए कर दिया, मैं कैमियो करता रहता हूँ। मैंने 2019 में लास्ट फुल फ्लेजेड शो किया था संजीवनी, वो 6 महीने तक चला, उसके बाद शो नहीं चला तो फिर बंद करना पड़ा। लेकिन मैंने कभी टेलीविज़न को मना नहीं किया है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले मैंने सौभाग्यवती भव पार्ट 2 में बहुत सॉलिड रोल किया था जो बहुत लोगों को पसंद आया। वो कैमियो था। मैं टेलीविज़न पे काम इसलिए कम करता हूँ क्योंकि जिस किस्म के किरदार मैं करना चाहता हूँ वो अगर कोई दे ही ना तो मैं कैसे करूँ। वैसे शोज़ बन ही नहीं रहे, वैसे किरदार लिखे नहीं जा रहे हैं, और मैं वो अपना जो रेगुलर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपने आप को कंफर्टेबली नहीं महसूस करता हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा। बट ये तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि मैं टेलीविज़न से कभी मुंह मोड़ सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जितना भी काम जानता हूँ, सब टेलीविज़न की वजह से। अगर बात करें आजकल अभी टेलीविजन, ओटीटी और बॉलीवुड तीनों अलग अलग सेक्शन हो गए, पार्ट हो गए, तो आपको क्या लगता है एक पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है कि ओटीटी भी एक आ गया है, लोगों को मिल रहा है जॉब, या फिर ऐसे हो रहा है कि थिएटर में लोग कम जाना शुरू कर रहे हैं, या फिर लोग ये ओटीटी में कोविड के बाद लोग थोड़े से डर गए थे इसलिए थिएटर्स में नहीं जा रहे थे, लेकिन थिएटर कभी भी खाली नहीं होंगे। अच्छी फिल्में बनेंगी, लोग थिएटर जाएंगे। जैसे देखिए आज क्या है, आप टेस्ट मैच भी देखते हैं, आप T20 भी देखते हैं, आप T50 भी देखते हैं, आप IPL भी देखते हैं। आपको जो दिखाया जाता है आप देखते हैं। 10 ओवर का भी निकल हाँ, वो भी देखोगे आप। तो मेरा मानना है कि फिल्में टेस्ट मैच होती हैं, टेलीविज़न T20 है, OTT 50 ओवर गेम है, IPL है, तो सारी चीज़ें एक अलग अलग स्वाद से आप देखें, आप कंज्यूम करें तो आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, राइट। आपको एक चीज़ कभी कभी हो जाती है, बट ज़्यादातर ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट का स्टॉक मार्केट कभी बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, अगर गिरता भी है तो इट बाउंसेस बैक डबल। तो आई थिंक माध्यम चेंज हो सकते हैं, लेकिन हर माध्यम की एक अपनी जगह बन गई है और वो बड़ी ही होती जाएगी। इवन आप इतने काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम कर जी, चुके जी। हैं, अमिताभ सर के साथ काम जी। कर चुके हैं, ऋतिक रोशन सर के साथ, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको काम करने में काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अपनापन लगा है? ऋतिक मतलब रोशन। ऋतिक रोशन जॉन के साथ भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जॉन एक बहुत ही मस्तीखोर इंसान है, बहुत ही राय सेंस ऑफ ह्यूमर है, कब मजाक कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जॉन भी एक बहुत ही दिल के साफ सिंपल इंसान है, उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया। तुषार कपूर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो भी दिखते बड़े शांत हैं लेकिन है बड़े नॉटी, बहुत नॉटी है। अपने भाई के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। उसकी जो डिसिप्लिन, नई न्यू फाउंड डिसिप्लिन है रौनक में, वो लेकिन हैंड्स डाउन ऋतिक रोशन। ओके, लास्टली क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके भाई रोनित सर जो कि केडी पाठक का रोल प्ले किए थे, आज तक किसी को पता नहीं चला केडी का नाम क्या है। वो अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो आई पता स्वेयर मुझे ये सवाल पहले भी पूछा गया है, और मैं आपको सच बताता हूँ कि केडी पाठक को नहीं पता कि केडी का मतलब क्या है। तो अगर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इतला कर दूंगा, आप दिखा देना अपने चैनल्स पे। और लास्टली अपने फैंस को क्या कहेंगे कि आयरा जैसी मूवी आ रही है? देखिए बहुत अच्छी फिल्म है। अभी AI के बारे में है, डीप फेक के बारे में है, किसके बारे में है, उसके बारे में मत सोचिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास 2.5-3 घंटे हैं परिवार के साथ, वाकई एक टोटली एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो आयरा जाके देखिए। हर वो चीज़ जो हम लोग एक फिल्म में ढूंढते हैं, हर वो एक चीज़ इसमें है।
और टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। अगर टाइम वेस्ट लगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फ़ोन करके गाली दे दीजिएगा। इवन ये कह सकते हैं आप अगर मूवी में हैं तो उनका टाइम वेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे देखने के लिए चले जाना है यार, 30 साल से बर्दाश्त कर रहे हो, 2.5 घंटे और सही। कहाँ से लोग होंगे, क्योंकि आवाज की बात करें उसमें भी अट्रैक्टिव है, हाँ बॉडी की देखिए, बात करें तो उसमें सब भी कुछ है, attraction सब कुछ सब में है। attraction है। 4 तारीख 4 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, प्लीज जाके देखिए। Yes, प्लीज जाके देखना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।